हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपन सीबीआई सब स्टाफ्स के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देख लिया तो मेरा ये दावा है कि एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो मेरे भाई आज मैं जो आपको पढ़ाऊँ आपको उसको बिल्कुल एकदम नोट कर लेना है। मैं मेरे भाई आपको दूसरों से अलग कैसे बताता हूँ या दूसरों से अलग प्रैक्टिस सेट कैसे कराता हूँ। तो मेरे भाई जो मेरे प्रैक्टिस सेट होते हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं मेरे भाई। बैंकिंग करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं मेरे भाई। इसके अलावा मेरे भाई मैं स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लेता हूँ महत्वपूर्ण। इसके अलावा मेरे भाई मैं एक क्वेश्चन कराने के साथ साथ मेरे भाई मैं एडिशनल फैक्ट भी बताता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे आपके एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके अलावा मेरे भाई मैं एग्जाम ओरिएंटेटेड क्वेश्चन आपको कराता हूँ सिर्फ। तो आज का ये वीडियो मेरे भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको बस आपको उसको नोट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत निर्यात आयात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ यहाँ पर मेरे भाई, मैं आपको बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो मेरे भाई जो एक बैंक होता है, तो किसी भी मेरे भाई संस्था को यदि बैंक कहलाना है तो उसको मेरे भाई रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कहाँ पर? उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा मेरे भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अर्थात मेरे भाई कोई भी संस्था बैंक तभी कहलाएगी जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्टर्ड होगी। इसके अलावा मेरे भाई बैंक जो है मेरे भाई वो 2 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देखिए बैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक शेड्यूल्ड बैंक होता है, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होता है। शेड्यूल्ड बैंक को हिंदी में कहते हैं अनुसूचित बैंक, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक को कहते हैं मेरे भाई गैर अनुसूचित बैंक। तो मेरे भाई बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक अर्थात शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब मेरे भाई अब अनुसूचित बैंक है या गैर अनुसूचित बैंक है, इसकी परिभाषा कहाँ पर लिखी है? तो मेरे भाई जो बैंक अनुसूचित होता है वो लिस्टेड होता है कहाँ पर? आरबीआई एक्ट 1934 में। तो मेरे भाई जोन भी शेड्यूल्ड बैंक होता है, जो भी अनुसूचित बैंक होता है, वो आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड होता है, वही अनुसूचित बैंक होता है। अब मेरे भाई अनुसूचित बैंक कई प्रकार के होते हैं। गैर अनुसूचित बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक मेरे भाई उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी अपन इस पर फोकस करते हैं कि जो शेड्यूल्ड बैंक हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड है, ये कितने प्रकार के हैं। तो ये मेरे भाई मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको देखिए आप। तो ये मेरे भाई मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक कमर्शियल बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा टाइप जो होता है मेरे भाई वो होता है एसएफआई, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्पेशल फाइनेंस स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेरे भाई स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके चक्कर में आप मत रहना। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक कौन है? जो आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड हैं। अच्छा, जो शेड्यूल्ड बैंक है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो तीन तीन प्रकार के होते हैं।
कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो मेरे भाई जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये मेरे भाई पूर्णतः सरकारी होते हैं, पूर्णतः सरकारी। और ये अभी मेरे भाई अपने देश में कितने हैं, तो अभी के टाइम पर मेरे भाई अपने देश में ये 4 हैं। पहले 5 था लेकिन एक अभी नहीं है, उसको जो मेरे भाई जो शेयर हैं वो 50% से ज़्यादा LIC ने खरीद लिया है, तो अब वो मेरे भाई सरकारी नहीं बचा है, अब वो प्राइवेट सेक्टर का हो गया है। तो अभी के टाइम पर 4 हैं, एक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दूसरा है मेरे भाई एग्जाम जो जिसका अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे, तीसरा है मेरे भाई कौन, सिडबी, और मेरे भाई एक चौथा है कौन सा, उसको यहाँ पर देख रहा है, एक चौथा है मेरे भाई नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, और एक पांचवा था मेरे भाई कौन सा था, उसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, वो था मेरे भाई IDBI। तो स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, जिनका पूर्णतः जो शेयर है मेरे भाई, जो पूर्णतः जो है वो ऑन मेरे भाई वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। तो अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करती है, किसको, नाबार्ड को, एग्जिम बैंक को, सिडबी बैंक को, NHB को और IDBI को। अब मेरे भाई कमर्शियल बैंक पर अब आए, कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे भाई कमर्शियल बैंक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा मेरे भाई जो तीसरा टाइप है मेरे भाई वो होता है RRB अर्थात रीजनल रूरल बैंक। चौथा टाइप जो होता है मेरे भाई, जो चौथा टाइप होता है मेरे भाई वो होता है किसका, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जो मेरे भाई पांचवा टाइप है वो होता है पेमेंट्स बैंक, और एक टाइप और होता है उसको यहाँ पर लिख दीजिए फॉरेन बैंक। तो अब मैंने मेरे भाई आपको यहाँ पर बता दिया कि कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 3 प्रकार के शेड्यूल्ड बैंक हो। तो कमर्शियल बैंक अभी मेरे भाई भारत में 6 प्रकार के हैं। कोऑपरेटिव बैंक मेरे भाई मेनली 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और मेरे भाई जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इनकी संख्या वर्तमान में मेरे भाई 34 है। और एक तीसरा टाइप भी होता है जो मेरे भाई होता है PCB, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, इसको कहते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो अब मेरे भाई आपको इस मैप से या इस चार्ट से संपूर्ण समझ में आ रहा होगा कि भारत में बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि बैंक की जो परिभाषा है मेरे भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में है। बैंक 2 प्रकार के होते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड अर्थात अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक जो है मेरे भाई वो RBI एक्ट 1934 में लिस्टेड है। अब इसके बाद मेरे भाई जो RBI एक्ट 1934 में जो अनुसूचित बैंक लिस्टेड हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कमर्शियल, कॉर्पोरेटिव और स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मेरे भाई कमर्शियल बैंक है वो 6 प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक। कॉर्पोरेटिव बैंक 3 प्रकार के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और मेरे भाई प्राइमरी कॉर्पोरेटिव बैंक। इसके अलावा मेरे भाई स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अभी मेरे भाई 4 है, नाबार्ड, एग्जिम, सिडबी और NHB। चलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन को करते हैं। और अब मेरे भाई आप इस चार्ट को पहले आप लिख लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन से मिलाते रहना, क्योंकि मेरे भाई इसके बारे में डिटेल जानकारी जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मैं आपको वहां पर कराऊंगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कि भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई की भारतीय आयात बैंक की स्थापना हुई थी मेरे भाई 1 जनवरी 1982 को। तो 1 जनवरी 1982 को मेरे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका जो मेरे भाई कार्य है वो कार्य क्या है, तो मेरे भाई जो विदेशों में भारत का जो मेरे भाई सामान जाता है, व्यापार से संबंधित जितने भी ट्रेड होते हैं मेरे भाई एक देश से दूसरे देश के बीच में,
उससे संबंधित जो पैसे का मामला है वो एग्जिम बैंक के अंतर्गत आता है, वो इसका काम होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका कार्य मैंने आपको बता दिया। इसका जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई वो मुंबई में है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कार्य क्या है मेरे भाई? विदेशी आयात निर्यात को कंट्रोल करना। इसके इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1982 को हुई थी। हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा मेरे भाई इसका जो मेरे भाई फुल फॉर्म है एग्जिम बैंक का, वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मेरे भाई ये सारे जो जो ए वाला भी मेरे भाई, पिछला वाला भी, ये भी मेरे भाई स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। आप जो मैंने पिछला चार्ट अभी आप कराए उससे मिलाना। जो आयात निर्यात बैंक है मेरे भाई स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मेरे भाई ये जो आया है दूसरा राष्ट्रीय आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, ये भी मेरे भाई एनएचबी, नेशनल, इसका फुल फॉर्म है मेरे भाई NATIONAL, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना मेरे भाई 1988 को हुई थी। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी जो मेरे भाई स्थापना 1988 को हुई थी। इसका जो मेरे भाई मुख्यालय है वो है दिल्ली में। न्यू दिल्ली भी लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए न्यू दिल्ली। तो इसका हेड क्वार्टर मेरे भाई न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1998 में हुई थी। इसका जो मेरे भाई फुल फॉर्म है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना पता चल गई, हेड क्वार्टर कहाँ है वो पता चल गई। अब मेरे भाई चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ तो नहीं रह गया है जो आपको बताना चाहिए? नहीं। हाँ, एक बात और मेरे भाई, ये भी स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई जो मैंने ये चार्ट यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया है ना, यहाँ पर देखना मेरे भाई, स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है नाबार्ड, एग्जिम बैंक, सिडबी बैंक और आईडीबीआई और एनएचबी। आईडीबीआई अभी मेरे भाई एलआईसी ने 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिया है, तो आरबीआई नहीं है अब उसका ओनर। उसका मेन ओनर जो है मेरे भाई वो एलआईसी है। तो आईडीबीआई के बारे में भी मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अब क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड मीन्स मेरे भाई एनए से मतलब होता है, इसमें एनए से होता है मेरे भाई नेशनल, बी से मतलब है मेरे भाई बैंकिंग, फिर मेरे भाई आर से मतलब ए से मतलब है मेरे भाई एग्रीकल्चर, आर से मतलब है मेरे भाई रूरल और डी से मतलब है डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है मेरे भाई। इसकी स्थापना है जो मेरे भाई वो 1982 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो मेरे भाई वो है वो कहाँ पर है? वो है मेरे भाई मुंबई में। तो ये मेरे भाई ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को लोन प्रदान करने का कार्य करता है। इसका इम्पोर्टेंट काम है मेरे भाई रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्र को और एग्रीकल्चर क्षेत्र को डेवलप करना नाबार्ड का काम है मेरे भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई सिडबी आ गया। तो जो नाबार्ड है मेरे भाई, यहाँ पर देखना, जस्ट अ सेकेंड। ये जो नाबार्ड है ना मेरे भाई, ये भी मेरे भाई स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ही आता है। स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत 4 संस्था आती हैं, जिसमें नाबार्ड है मेरे भाई, सिडबी है, एनएचबी है और नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो ये 4 है मेरे भाई, मैं आप उन्हीं को बता रहा हूँ एक एक करके। तो इसका भारतीय एग्जिम बैंक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, राष्ट्रीय आवास बैंक करा दिया। अब अगला क्वेश्चन आ गया मेरे भाई सिडबी। तो सिडबी का जो पूरा नाम है मेरे भाई वो क्या है? सिडबी, सिडबी स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना है जो मेरे भाई वो कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी मेरे भाई 1990 में। सिडबी का जो मेरे भाई जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और सिडबी का मेरे भाई जो काम क्या है, कार्य क्या है मेरे भाई इसका? इसका कार्य है मेरे भाई
इसका कार्य है मेरे भाई कि छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए मेरे भाई लोन देना है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने का कार्य कौन करता है? तो सिडबी करती है। इसके इसी के रिलेटेड में मेरे भाई एक आती थी आईडीबीआई। आईडीबीआई इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरे भाई बड़े इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम करती थी। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। लेकिन मेरे भाई क्या हुआ, इसकी स्थापना 1964 में भाई, लेकिन मेरे भाई जो सिडबी है ना अभी, इसी के नीचे मेरे भाई आईडीबीआई के नीचे मेरे भाई सिडबी की स्थापना करी गई। कब? 1990 में। इसके बाद मेरे भाई वर्ष 2000 में सिडबी को मेरे भाई आईडीबीआई से अलग कर दिया गया। तो सिडबी को आईडीबीआई से अलग कर दिया गया मेरे भाई। और इसके बाद मेरे भाई आईडीबीआई को एलआईसी ने वर्ष 2019 में खरीद लिया। वर्ष 2019 में मेरे भाई आईडीबीआई के 50% से ज़्यादा शेयर एलआईसी ने खरीद लिए, जिससे मेरे भाई ये स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से हटकर मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर में चला गया, एलआईसी के अंतर्गत चला गया। तो मेरे भाई अब ये मेरे भाई स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं है आईडीबीआई, पहले हुआ करता था। और मेरे भाई आईडीबीआई के अंतर्गत ही मेरे भाई सिडबी की स्थापना हुई थी। 1990 से मेरे भाई 10 साल तक, वर्ष 2000 तक मेरे भाई सिडबी ने आईडीबीआई के अंदर कर काम किया है मेरे भाई। फिर 2000 में मेरे भाई सिडबी को आईडीबीआई से अलग कर दिया गया। 2019 में मेरे भाई क्या होगा कि आईडीबीआई को मेरे भाई एलआईसी ने खरीद लिया 50% से ज़्यादा शेयर। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके सारे क्वेश्चन करा दिए। इसका कार्य होता है मेरे भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रदान करना, तो सिडबी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर मेरे भाई आईडीबीआई का हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए तो आईडीबीआई का जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई वो मुंबई में है। इसे एलआईसी ने मेरे भाई 2019 में खरीद लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कहोगे मेरे भाई यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो एलआईसी है वो भी तो सरकारी है। तो मेरे भाई एलआईसी सरकारी है, लेकिन मेरे भाई कि यदि कोई सरकारी संस्थान यदि इस प्रकार से 50% से ज़्यादा शेयर जब खरीद लेता है तो वह सरकारी नहीं रहती है। भले ही मेरे भाई एलआईसी जो है वो सरकारी हो, लेकिन यदि मेरे भाई वह किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन को खरीद ले तो वो जो सरकारी इंस्टीट्यूशन जो बेचा गया है वो अब सरकारी नहीं रहेगा। समझे बात को? तो एलआईसी तो सरकारी है, लेकिन मेरे भाई जो आईडीबीआई है वो अब सरकारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया, अभी आरआरबी बैंक पढ़ाया था कि मैंने कमर्शियल बैंक में आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक 6 प्रकार के होते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और फॉरेन बैंक। तो उसी विषय में मेरे भाई एक टाइप है आरआरबी। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। तो आरआरबी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई वो होता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो रीजनल रूरल बैंक वेयर एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अर्थात मेरे भाई कि भारत में जो रीजनल रूरल बैंक है उनकी स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई रीजनल रूरल बैंक की स्थापना भारत में 1975 में हुई थी। मेरे भाई रीजनल रूरल बैंक की स्थापना भारत में 1975 में हुई थी। और जो मेरे भाई पहला रीजनल रूरल बैंक था, रीजनल यहाँ से मेरे भाई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा मेरे भाई इसको बहुत अच्छे से समझिए। जो पहला रीजनल रूरल बैंक था मेरे भाई वो कौन सा था? प्रथमा रीजनल रूरल बैंक। प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
तो मेरे भाई जो प्रथम रीजनल रूरल बैंक था वो कौन था? प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या प्रथमा रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना मेरे भाई 1975 में की गई थी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेरे भाई रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। रीजनल रूरल बैंक अर्थात आरआरबी को मेरे भाई रेगुलेट कौन करता है? तो आरआरबी को जो रेगुलेट करता है वो करता है मेरे भाई, एक करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा करता है मेरे भाई नाबार्ड। तो मेरे भाई ये भी इम्पोर्टेंट है कि रीजनल रूरल बैंक को जो मेरे भाई रेगुलेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? तो आरबीआई और नाबार्ड मेरे भाई इसको रेगुलेट करने का काम करता है। अर्थात रीजनल रूरल बैंक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, रीजनल रूरल बैंक एक्ट अर्थात मेरे भाई जैसे रीजनल रूरल बैंक की परिभाषा कहाँ पर है? तो रीजनल रूरल बैंक की परिभाषा है मेरे भाई रीजनल रूरल एक्ट 1976 में। आप ध्यान रखना मेरे भाई 1976 में आया था, जबकि मेरे भाई 1975 में ऑलरेडी प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात प्रथमा रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हो चुकी है 1975 में मुरादाबाद में। उसके बाद मेरे भाई एक्ट आया एक साल बाद, रीजनल रूरल एक्ट 1976। अर्थात अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन बन सकता है कि रीजनल रूरल बैंक जो है मेरे भाई वो किस समिति की सिफारिश पर बना था? तो एम नरसिम्हा। तो एम नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर रीजनल रूरल बैंक की स्टेब्लिशमेंट किया गया था। रीजनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत है। पहली जो रीजनल रूरल बैंक थी मेरे भाई वो 1975 में आई थी, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। वर्तमान में मेरे भाई कुल 43 रीजनल रूरल बैंक हैं। और मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा रीजनल रूरल बैंक है मेरे भाई वो किस प्रदेश में है? वो आंध्र प्रदेश में। तो ये मेरे भाई रीजनल रूरल बैंक से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे भाई आ गया कि पेमेंट बैंक खाते में एक ग्राहक अधिकतम कितनी राशि रख सकता है? तो इसका सही आंसर है 2 लाख रुपए। अब मेरे भाई जब मैं आपको पेमेंट्स बैंक के बारे में बताऊंगा वहां पर मेरे भाई इससे संबंधित जानकारी को कंप्लीटली अपन कवर करेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिसंचालन शुरू करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक कौन था? अब आ गया मेरे भाई कि जो पहला पेमेंट्स बैंक था वो कौन था? तो पहला पेमेंट्स बैंक जो है मेरे भाई भारत में है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो मेरे भाई भारत का जो पहला पेमेंट्स बैंक है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अच्छा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है मेरे भाई इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई वो न्यू दिल्ली में है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा मेरे भाई जो इसकी जो स्थापना है अर्थात एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, इसकी स्थापना मेरे भाई कब करी गई थी? तो मेरे भाई इसकी स्थापना मेरे भाई 2017 में की गई थी। तो मेरे भाई इसकी जो स्थापना है मेरे भाई वो 2017 में की गई थी। अब मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि पेमेंट्स बैंक कहाँ पर है, उनका स्ट्रक्चर कहाँ पर है बैंकिंग में। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई मैंने आपको बताया बैंक है मेरे भाई अनुसूचित बैंक अर्थात शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में है मेरे भाई कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का एक टाइप है पेमेंट्स बैंक। यहाँ पर देखिए पेमेंट्स बैंक। तो मेरे भाई मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पेमेंट्स बैंक से संबंधित। तो पहली पेमेंट्स बैंक कौन थी? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसका हेड क्वार्टर मेरे भाई न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। वर्तमान में मेरे भाई कुल 6 पेमेंट्स बैंक हैं। आप कहो तो उनके नाम भी मैं यहाँ पर लिख दूँ। उनके नाम मेरे भाई इस प्रकार हैं। यह ABIP,
दूसरी है मेरे भाई फिनो पेमेंट्स बैंक। तीसरी है मेरे भाई कौन सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एक है मेरे भाई पोस्ट पेमेंट्स बैंक। और एक है मेरे भाई जियो पेमेंट्स बैंक। इसका फुल फॉर्म है मेरे भाई ABIP, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। तो मेरे भाई भारत में अभी कुल 6 पेमेंट्स बैंक हैं। पहली पेमेंट्स बैंक 2017 में बनाई गई थी। पहली पेमेंट्स बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इतना ही मेरे भाई आपके लिए सफिशेंट है एग्जाम के रिलेटेड। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, किस भारतीय कानून में बैंक की परिभाषा मुख्य रूप से दी गई है। तो ये मेरे भाई मैं आपको अभी पढ़ा भी चुका हूँ, तो इसका जवाब आप दे ही सकते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ बैंक इज प्राइमरी गिवन इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। तो जो बैंकिंग अधिनियम मेरे भाई 1949 है, उसमें बैंकों की परिभाषा दी गई है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंडिकेट बैंक का विलय किसके साथ हुआ। तो सिंडिकेट बैंक, अब मेरे भाई रीजनल रूरल बैंक में मैं आपको एक चीज पढ़ाना भूल गया यहाँ पर। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक मेरे भाई ये तो आपने समझ लिया कि ग्रामीण क्षेत्र की बैंक होती हैं। पहली रीजनल रूरल बैंक प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थी, 43 है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नरसिम्हा समिति की तरफ से पारस्पर बनी। इसको जो मेरे भाई रेगुलेट करता है वो RBI और नाबार्ड करता है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है मेरे भाई, ये जो रीजनल रूरल बैंक का जो मेरे भाई ओनर होता है वो कौन कौन होता है। तो वो 3 लोग होते हैं। कौन कौन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल, आई एम सॉरी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना होगा मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार। दूसरा मेरे भाई स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा होता है मेरे भाई स्पॉन्सर बैंक। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्पॉन्सर बैंक कैसे का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेरे भाई इसके 50% ओनरशिप रहती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास मेरे भाई रीजनल रूरल बैंक की कितनी, 15% ओनरशिप रहती है। अर्थात मेरे भाई 15% ओनर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, 50% मेरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और मेरे भाई स्पॉन्सर बैंक, जैसे मेरे भाई भारत में अभी रीजनल रूरल बैंक की जो संख्या है वो 43 है। तो अलग अलग रीजनल रूरल बैंक के लिए मेरे भाई अलग अलग स्पॉन्सर बैंक हैं। जैसे मेरे भाई इसी रीजनल रूरल बैंक की बात करें, जो है मेरे भाई प्रथमा रीजनल रूरल बैंक या प्रथमा क्षेत्रीय बैंक, तो जो इसका जो मेरे भाई जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब इसका जो मेरे भाई स्पॉन्सर बैंक था वो था सिंडिकेट बैंक। तो जब मेरे भाई इस प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्टेब्लिशमेंट हुई थी तब इसकी जो मेरे भाई प्रायोजक बैंक या स्पॉन्सर बैंक थी जो वो कौन थी मेरे भाई, सिंडिकेट बैंक थी। लेकिन मेरे भाई जो सिंडिकेट बैंक है इसका विलय हो चुका है किसमें, इसका विलय हो चुका है मेरे भाई कैनरा बैंक में। तो सिंडिकेट बैंक तो अब रहा नहीं। तो अब मेरे भाई इस जो प्रथमा रीजनल रूरल बैंक है या प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसको स्पॉन्सर कौन करता है, तो मेरे भाई PNB करता है, पंजाब नेशनल बैंक। तो अब मेरे भाई प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो मेरे भाई जो प्रायोजक बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, क्योंकि सिंडिकेट बैंक का जो विलय है मेरे भाई वो हो चुका है किसमें, वो हो चुका है मेरे भाई कैनरा बैंक में। तो प्रायोजक बैंकों के पास मेरे भाई इसकी 35% ओनरशिप होती है। और ये अलग अलग रीजनल रूरल बैंक के लिए अलग अलग प्रायोजक बैंक होते हैं मेरे भाई। तो चलिए यहाँ पर आप मेरे भाई वो क्वेश्चन करा रहा था यहाँ पर कि मेरे भाई सिंडिकेट बैंक का विलय किसके साथ हुआ है। तो सिंडिकेट बैंक मर्ज विद कैनरा बैंक। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि जो सिंडिकेट बैंक है उसका विलय मेरे भाई कैनरा बैंक के साथ हो गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का सेवा काल कितने दिनों का होता है मेरे भाई? तो 3 साल का होता है। तो जो मेरे भाई आरबीआई का जो अभी वर्तमान गवर्नर है मेरे भाई वो है शक्तिकांत दास। इनका मेरे भाई कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनके जो मेरे भाई जो अपॉइंट हुए थे शक्तिकांत दास एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई वो 2018 में हुए थे। अब मेरे भाई एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से बन सकता है कि जो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। मेरे भाई जब देश आज़ाद हुआ था और जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था अर्थात 1943 से लेकर 1949 तक जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे भाई भारत के पहले गवर्नर थे, फर्स्ट GOVERNER फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे मेरे भाई? सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख मेरे भाई भारत के पहले गवर्नर थे। इससे पहले जितने भी गवर्नर थे मेरे भाई वो विदेशी थे। अच्छा मेरे भाई जो आरबीआई है इसकी स्टैब्लिशमेंट तो 1935 में हुई है, लेकिन मेरे भाई इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ है। अर्थात मेरे भाई 1935 से लेके 1949 तक मेरे भाई आरबीआई वो क्या था? वो प्राइवेट था मेरे भाई। आरबीआई का जो है मेरे भाई राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है मेरे भाई? तो विच इज द लार्जेस्ट बैंक इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया? तो अभी मेरे भाई कॉमर्शियल बैंक में मैंने मेरे भाई आपको 6 टाइप पढ़ाए थे, कौन कौन? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक। तो उन्हीं में मेरे भाई एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो सबसे बड़ा बैंक है मेरे भाई वो एचडीएफसी बैंक है अभी वर्तमान में। दूसरे नंबर पे मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है वो आईसीआईसी बैंक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अभी आईसीआईसी से एक रिलेटेड मई में मेरे भाई एक मेरे भाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आपको क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो मेरे भाई आरबीआई का जो मेरे भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है और वो मेरे भाई भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो देखना वो यहाँ पर उसका क्वेश्चन होगा। अब है मेरे भाई भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का संचालन कौन सी संस्था करती है? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई की स्थापना मेरे भाई 2008 में हुई थी। तो मेरे भाई भारत में जो मेरे भाई जो यूपीआई है मेरे भाई वो भारत में कब लॉन्च हुआ था मेरे भाई? 2016 में हुआ था। तो भारत में मेरे भाई यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है इसका मतलब। इसने मेरे भाई यूपीआई को लॉन्च किया है। तो यूपीआई को लॉन्च किसने किया मेरे भाई? एनपीसीआई ने। और एनपीसीआई किसके अंतर्गत काम करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के। अब मेरे भाई यहाँ पर और क्वेश्चन है कि एनपीसीआई ने मेरे भाई 2022 में ई रुपया को भी जारी किया है। ई रुपया जो कि भारत की ऑथराइज्ड डिजिटल करेंसी है मेरे भाई। तो भारत की डिजिटल करेंसी कौन है? ई रुपया। इसने मेरे भाई भीम यूपीआई को भी लॉन्च किया। भीम यूपीआई ऐप है जो मेरे भाई। तो मेरे भाई एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। एनपीसीआई ने मेरे भाई यूपीआई को लॉन्च किया, इसने ई रुपया को लॉन्च किया मेरे भाई, और भीम यूपीआई को भी इसी ने लॉन्च किया। तो और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखना। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई बैंकिंग लेन देन के संबंध में आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिस प्रकार मेरे भाई आप यूपीआई से पेमेंट्स करते हैं उसी प्रकार मेरे भाई आरटीजीएस से भी अपन पेमेंट ही करते हैं। तो आरटीजीएस भी मेरे भाई एक तरह की भुगतान करने की प्रणाली है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस द्वारा जो मेरे भाई अपन
पेमेंट करते हैं मेरे भाई, इसके लिए मेरे भाई मिनिमम मेरे भाई अपन 2 लाख से कम का पेमेंट नहीं कर सकते आरटीजीएस द्वारा। मैक्स की कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। मेरे भाई ये 24/7 अवेलेबल है आप। इसके अलावा मेरे भाई जो आरटीजीएस की जो स्थापना है मेरे भाई वो वर्ष 2004 में की गई थी, और इसके द्वारा मेरे भाई अपन को कम से कम 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन करना होता है, 2 लाख से कम का नहीं होता है। मैक्स की कोई लिमिट नहीं, 24/7 अवेलेबल है। 2004 में इसकी स्थापना में हुई थी। तो ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैंने आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई एनईएफटी। तो ये भी मेरे भाई पेमेंट करने का एक तरीका है, जैसे यूपीआई है, आरटीजीएस है, इसी प्रकार मेरे भाई एनईएफटी है। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, अर्थात मेरे भाई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। इसकी जो स्थापना है मेरे भाई वो हुई थी वर्ष 2005 में। इस ये भी मेरे भाई अब 24/7 अवेलेबल है। इसकी स्थापना मेरे भाई 2005 में हुई थी। इसमें मेरे भाई मिनिमम पेमेंट और मैक्स पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है, अर्थात कितना भी छोटा और कितना ही बड़ा पेमेंट कर सकते हैं, नो लिमिट। इसके अलावा मेरे भाई इस जो मेरे भाई एनईएफटी है मेरे भाई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, इसके लिए मेरे भाई अपन सिर्फ अपने देश में अर्थात इन द कंट्री पेमेंट कर सकते हैं, अर्थात मेरे भाई अपन यहाँ से बाहर पैसा नहीं भेज सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर करा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि मई 2024 तक आईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण कितना हो गया है। तो एज ऑफ मई 2024 भारत इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आईसीआईसी बैंक, तो 8 लाख करोड़ के पार हो गया है, और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। चलिए मेरे भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग यस बैंक ने, अब करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गए मेरे भाई, तो यस बैंक ने एएनक्यू के साथ मिलकर कौन से 2 साइब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो है मेरे भाई पाई और पीएचआई। तो 2 प्रकार के बैंकिंग क्रेडिट कार्ड मेरे भाई यस बैंक ने एएनक्यू के साथ मिलकर जारी किए हैं, ये हाल ही में किए हैं मई 2024 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के समानांतर भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो नमीबिया बैंक, नमीबिया के साथ, नमीबिया के सेंट्रल बैंक के साथ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ नमीबिया के साथ किया है, लेकिन यहाँ पर देश पूछा गया है तो वो नमीबिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों पर यूपीआई की सुविधा प्रदान की है। अर्थात मेरे भाई यदि आपका मोबाइल नंबर दूसरे देश का भी है तब भी आप अपन यूपीआई के द्वारा उस पर पेमेंट कर सकते हैं, ये सुविधा आईसीआई बैंक ने शुरू की है। अब आईसीआई बैंक मेरे भाई किस प्रकार की बैंक है, तो ये मेरे भाई आईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई ये कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त शहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहाँ पर हुआ। तो वेयर वाज द रिसेंट इंडिया यूएस जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हेल्ड, कहाँ पर हुई थी मेरे भाई, कोलकाता भारत में। तो ये रहे मेरे भाई आज के क्वेश्चन। थोड़ा सा मेरे भाई मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको नहीं करा पाया, तो अगले पार्ट में अपन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला पार्ट जल्दी आएगा, और मेरे भाई आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई सब स्टाफ की एग्ज़ाम में, सीबीआई सब स्टाफ के एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे जीए में, ये मेरा दावा है।